नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। और इन दिनों जहां देखिए बात हो रही है चुनाव की, साल 2024 की, और आप देख भी रहे हैं कि दोनों तरफ गठबंधन भी सज चुके हैं, यानी सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। हमारे देश में परिवारवाद के इल्जाम को लेकर बहुत राजनीति होती है, बहुत आरोप लगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक परिवार से आता हो तो उसकी कामयाबी की गारंटी नहीं हो जाती। हाँ, यह जरूर है कि अगर आपके पिता कोई बड़ा नाम, कोई बड़े लीडर हो तो आपको एक पहचान मिलती है, एक विरासत मिलती है। लेकिन फिर उस विरासत को जब आप आजमाने निकलते हैं जनता के बीच, तो आप पर जनता तभी मोहर लगाएगी या अपना आशीर्वाद आपको तभी देगी जब आप में भी कुछ हो। और एक उस शख्स से बेहतर भला कौन जान सकता है जिसने शायद अपनी सारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव इन पिछले 2 वर्षों में महसूस कर लिया हो, 2 से 2.5 वर्षों में। हमारे मेहमान आज हैं चिराग पासवान जी। बहुत स्वागत है चिराग आपका। थैंक यू भाई। और मैं ये सोचता हुआ आ रहा था कि आपकी जिंदगी में एक, जिसे कहते हैं फुल सर्कल, वो अभी से दिखाई दे रहा है जी। एक कामयाब पिता की संतान, रामविलास जी, बड़ा चेहरा, देश के बड़े लीडर, उन्होंने पार्टी आपको दे दी जी। कोई भी होगा आपकी जगह उसको लगता होगा कि अब तो चल पड़ी जी। फिर। लेकिन बिहार के चुनाव से जस्ट पहले रामविलास जी का जाना, पार्टी को अपने तरीके से जब आपने चलाया तब महसूस होना कि राजनीति असली क्या है। जी। पार्टी टूटना, परिवार टूटना, जिस साथी के साथ चल रहे थे उस साथी का दूर होना, राजनीतिक साथी का दूर होना, और फिर उसी साथी के साथ आना। आज फिर आप एनडीए में हैं। क्या सिखाया 3 साल में? सो आई थिंक यू हैव सम इट ऑल। आपने सारी बातें बता ही दी हैं। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। क्योंकि हम नेपो किड्स के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि भाई आपको तो सब सजा सजाया मिलता है, चांदी, सोने के चम्मच और ये सारी बातें हम लोग लिए कही जाती है। बट अंतोगत्वा राइटली सेड बाय यू भाई कि जिसपे जनता मुहर लगाती है, एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको संभवतः एक इजी एंट्री मिल जाती है, पर वहां पे अपना मुकाम बनाने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत का होना जरूरी है। लोगों के बीच आपकी उस पहचान का होना जरूरी है जिस पहचान पे लोग मुहर लगा सकें। तो इन 2 सालों ने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को भाई ईमानदारी से मैं बोलूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हम जैसों को बहुत ज्यादा मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को निखारने का या दिखाने का। मुझे इन 2 सालों में जहां ऑफ कोर्स संघर्ष था, बट आई बिलीव दैट डिफिकल्टी कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हर संघर्ष एक अवसर के तौर पर भी आता है जहां आप अपने आप को निखार सकें, उन परिस्थितियों से लड़ सकें। 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, मेरे पास 2 विकल्प थे भाई। या तो मैं बैठा रहता, रोता रहता, अपनी किस्मत को कोसता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका बुरा किया था, क्यों पापा के बाद ये हुआ, परिवार टूटा, पार्टी टूटी। या तो मैं रोता रहता और सिर्फ अपने नसीब को कोसता रहता, या मैं निकलता एंड एज अ फाइटर उन हर परिस्थितियों से लड़ता, जूझता। जो मैंने किया, आई चोज द लेटर, और मैं गया, लड़ा, हर परिस्थितियों का डट कर सामना किया। और यकीनन इन 2 सालों ने बहुत कुछ सिखाया। जहां अपनों ने अपना साथ छोड़ा, कई परायों ने साथ दिया। जहां कई अपनों ने एकदम नकार दिया, तो कई ऐसे थे जिनको मैं जानता भी नहीं था जिन्होंने मुझे सर आंखों पर बैठाया। बट अंतोगत्वा ये संघर्ष था और बहुत कुछ सीखा इससे मैंने। लेकिन इम्तिहान तो आते रहेंगे, अभी तो बड़ा इम्तिहान आना है। इट्स जस्ट द बिगनिंग भाई। एंड लाइफ में आप कभी, यू कैन नेवर से ना कि अब हो गया, अब सब सेटल है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखता हूँ, पिछले 23-24 साल से वो देश की राजनीति के केंद्र में है, बट हर बार एक नई चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ता है। एज अ मुख्यमंत्री उन्होंने किया, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो कर रहे हैं। तो परिस्थितियां, कठिनाइयां आती हैं जिंदगी में, नए नए रूप बदल कर आती हैं। बट हाँ, ये जरूर एक सबसे कठिन दौर, और खासतौर पर कठिन इसलिए भी था क्योंकि उसी दौरान पापा गए एंड उनके तुरंत जाने के बाद ये सब चीजें हुई, तो संभलने का मौका थोड़ा कम मिला। क्या लोएस्ट पॉइंट जो आप जिस वक्त आप आज जब सोचते हो कि वो वक्त मैंने कैसे बिता दिया, मुझे जब समझ नहीं आता? वेल, सबसे पहला तो पापा का जाना ही था भाई। यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस, बट देन पापा का जाना वॉज वेरी सडन। मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, रेगुलर चेकअप के लिए उनका अस्पताल जाना, और धीरे 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 तबीयत का ऐसे बिगड़ते रहना कि वो एक दिन नहीं रहेंगे, ये सोचा भी नहीं था। मुझे याद है पापा जब घर से हॉस्पिटल जा रहे थे तो एक फाइल पे वो काम कर रहे थे, एंड ही लेफ्ट दैट फाइल लाइक दैट ओनली। और मुझे बोल के कहते कि मुझे थोड़ी ओसीडी है, मैं चीज़ों को ठीक करता रहता हूँ, तो खासतौर पर मुझे बोल के कहते कि इसको छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना। एंड आफ्टर
ऑलमोस्ट 2 months व्हेन हिज बॉडी केम बैक घर पे आई, तब तक मैं उनके कमरे में भी नहीं गया था। तो जब वो आई तो थोड़ी अरेंजमेंट्स कर रहा था, तब जब मैं उनके कमरे में गया तो वो फाइल वैसे की वैसी पड़ी है। तो वो एक सबसे मुश्किल समय था मेरे लिए। और एंड देन उसके बाद जिस तरीके से परिवार में टूट हुई, देखिए बाहर वालों से तो लोग लड़ लेते हैं, बट जब अपने साथ नहीं होते या जब अपनों से लड़ना होता है तो वो संघर्ष ज़्यादा कठिन होता है। तो जब परिवार में जब टूट हुई और जिस तरीके से मेरे पिता के बाद मैंने चाचा में ही पिता की छवि देखी थी, जब उन्होंने मुझसे दूरी बनाई तब यकीनन बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। वो क्या वजह थी? अभी ठीक है, पॉलिटिकल फैमिली है, महत्वाकांक्षाएं भी समझते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रामविलास जी अभी गए ही थे जी। तो आप असर्ट कर रहे थे ज्यादा, आपको लगता है? आज आप सोचते हैं भाई, कि आप कैंडिडली बात करते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई आई हैव नो आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अभी तक मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या कारण थे। संभवतः शायद मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, संभवतः मैं शायद चीजों को नहीं समझ पाया हूंगा, पर मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि उनकी जगह अगर मेरे अपने पिता होते तो क्या वो भी मुझे ऐसे ही छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना। तो अगर ये आपसे कोई कहीं गलती ना हो भी रही थी तो? अगर होती भी तो समझाते। तो पापा की जगह तो वही थे ना, मुझे बैठाते, मुझे समझाते, मुझे डांटते, जो करना था करते, पर मुझे बताते। बट बहरहाल गॉन आर द डेज, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ भाई इन सब चीजों से। वो 2 साल पहले की बातें थी, अब बहुत आगे आ गया हूँ मैं इन सब चीजों से। देखिए, अभी तो हमने वो जो तस्वीर देखी आपकी एनडीए की मीटिंग में, और प्रधानमंत्री ने आपको जिस तरीके से लाड से, मैं कहूंगा लिटरली, आपको गले लगाया, आपको थपथपाया, आपके गले, आपके गाल छुए, जी। सब था, तो बड़ा स्वीट मोमेंट था वो। और राजनीति में ऐसे मोमेंट दिखते नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। तो वो देखा तो लगा कि पहली नजर में तो ये लगा कि हमको नहीं पता चलता था, मतलब प्रधानमंत्री की बात तो नहीं होती रहती थी इस सब के बीच में। भाई ये वही रिश्ता है मेरा और मेरे प्रधानमंत्री के बीच, जिस रिश्ते की दुहाई मैंने हमेशा दी। इन 2 सालों में मेरे ऊपर ये तंज भी बहुत कसे गए कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था तो क्या हुआ, या बीजेपी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, घर परिवार पार्टी ये किया वो किया, फिर भी तुम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, भगत बने हुए हो, जब वो बुलाते हैं तुम दौड़े चले जाते हो। ये कई बातें गाहे बगाहे मेरे बारे में कही गई। भाई ये वही रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री का था जो इन 2 सालों में भी मैंने निभाया, उन्होंने भी निभाया, जिसकी एक छोटी सी झलक कल उस दिन पहली बार सार्वजनिक मंच पे देखने को मिली। भाई प्रधानमंत्री मेरे साथ तब थे जब जीवन के में सबसे कठिन समय, जब मेरे पिता अस्पताल में थे, उस वक्त वो मेरे साथ खड़े रहे। दिन में 2-2 बार डायरेक्टली मेरे मोबाइल फोन पे खुद सीधा फोन करना, और ना सिर्फ मेरे पिता के स्वास्थ्य की जानकारी लेना, बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये जानकारी वो खुद मुझे बताते थे। तो एक परिवार के सदस्य की तरह जो व्यक्ति मेरे साथ खड़े रहे हों, मेरे लिए भाई मैं बहुत नाशुक्रा होता कि अगर तुरंत चुनावी लाभ के लिए मैं उनका विरोध करने लग जाता, क्योंकि उसी वक्त पिता का निधन हुआ और उसी वक्त अलायंस से मैं अलग हुआ और उसी वक्त बिहार में चुनाव थे। ये तीनों चीजें एक ही साथ थी। तो अभी 2 दिन पहले जो व्यक्ति दिन रात मेरे साथ खड़े हैं मेरे पिता के अस्पताल में होने के उस पे, और 2 दिन के बाद चुनाव है और इसलिए मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, ये मेरे संस्कारों में ही नहीं था। तो मैंने हमेशा वो मर्यादा रखी, मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा वो मर्यादा रखी। राजनीतिक तौर पर भले हम दोनों के बीच में दूरियां रही हो, मैंने भी अलग रास्ता अपनाया, पर वो व्यक्तिगत दूरियां कभी नहीं थी। जब जब कहीं पे भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, वो उनका कार्यालय हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहा, वो खुद अवेलेबल रहे, और वही खूबसूरत रिश्ता है जो कल दिखाई दिया। अच्छा, हम यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, हमारे कैमरे फिक्स हैं, आप नहीं देख पा रहे, इसीलिए मुमकिन होता तो मैं दिखाता आपको। हम घिरे हुए हैं रामविलास जी की और चिराग की तस्वीरों से चारों तरफ दीवारों में। तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते थे, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने ये कोशिश, आपने पहले चाहा कि मैं फिल्मों में जाऊं, वो आपके डिसीजन के साथ थे। फिर आपने कहा मैं पॉलिटिक्स सीखना चाहता हूं, तो आपके पिता से बड़ा टीचर आपके लिए क्या होता, वो आपके साथ थे। फिर उन्होंने आप में पोटेंशियल देखा होगा, तभी उन्होंने आपको जिम्मेदारी भी दी, पार्टी की जिम्मेदारी जी। आपने तय किया कि मैं अपना चलता अलायंस छोड़ूंगा जी। बिहार में। मंत्री थे रामविलास जी। तब भी आपने वो उस फैसले, आपकी बात होती हो तो उस फैसले से भी उन्होंने कभी पब्लिकली ना इत्तेफाकी जाहिर नहीं की। क्या था वो जिसने आपको मजबूर किया, आपके फादर को एक रनिंग अलायंस से बाहर आने के लिए कि भैया नहीं, हमें अब यहाँ नहीं? तो भाई हम लोग वहां तक कैसे पहुंचे 2020 जानने के लिए 2013 में मैं आपको 1 मिनट के लिए लेके जाऊंगा। 2013 तक पापा और मैं उस वक्त उतना सक्रिय राजनीति में नहीं था, बट पापा और हमारी पार्टी एनडीए यूपी अलायंस का हम लोग हिस्सा थे,
और 2002 में एनडीए छोड़ा गया था। उसके बाद से लगातार पापा यूपीए के साथ थे और 2013 तक भी पापा यूपीए के साथ थे और यूपीए के साथ ही वो कंटिन्यू करना चाहते थे। दैट वाज द टाइम व्हेन आई केम इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स और मुझे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई। और उस वक्त पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत कर एक आम सहमति और जो पब्लिक जो जनता का रुझान भी था वो इस तरफ था कि एनडीए के साथ जाना चाहिए। और उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस विजन के साथ सामने आ रहे थे, देश में उनके नाम की एक मजबूत लहर यकीनन थी। ऐसे में मैं भी चाहता था कि हम लोग एनडीए के साथ जाएं, पर उस वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के वो थे एनडीए के साथ। और जब तक वो एनडीए के साथ थे, मेरे पिता के लिए ये बिल्कुल संभव नहीं था कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ जाएं, क्योंकि उनके साथ एक राजनीतिक अलगाव एक लंबे समय से रहा। 2005 में मुख्यमंत्री जी ने हमारे पार्टी के 29 विधायकों को तोड़ने का काम किया। हमारे पार्टी के विधान पार्षद सांसद समय समय पर राजनीतिक फैसले ऐसे लिए ताकि मेरे पिता के बढ़ते राजनीतिक कद को कम किया जा सके। बिहार में दलित महादलित की राजनीति करना, ये तमाम फैसले उसी सोच से ही लिए गए। तब तक पापा एनडीए के साथ नहीं गए जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग नहीं हुए। तो ये बताने की जरूरत इसलिए थी कि ये क्लियर हो कि मुख्यमंत्री जी के साथ सहज मेरे नेता कभी नहीं रहे काम करने की दृष्टि से। 2017 में मुख्यमंत्री जी वापस आए। दैट वाज अगेन वन ऑफ द टाइम्स जब पापा वांटेड टू लीव द अलायंस। एंड उस वक्त तब के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर, प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर पापा एग्री टू कंटिन्यू विद द अलायंस। और उस वक्त ये कहा गया कि भाई आपका अलायंस हमारे साथ है, हमारा आगे किसके साथ है उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। सहज पापा तब भी नहीं थे मुख्यमंत्री जी के साथ। 17 में वो 17 में पापा चाहते थे कि हम लोग अलग हो जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री वापस इस गठबंधन में आ गए। भाजपा से कोई एतराज नहीं, पर मुख्यमंत्री जी हम लोग को स्वीकार नहीं थे। उसके बाद 2019 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा, बट चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भूमिका हमारे तमाम प्रत्याशियों को हराने को लेकर रही, इस बात से पापा में, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी में बहुत नाराजगी थी। और इस नाराजगी को ओपनली हम लोगों ने जाहिर भी किया प्रधानमंत्री जी के समक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष। और तब से ये निर्णय पार्टी के भीतर और मेरे नेता ले चुके थे कि आने वाला विधानसभा का चुनाव हम लोग अकेले ही लड़ेंगे। 2019 की शुरुआत में ही 2020 की शुरुआत में ही हम लोगों ने बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की, जहां पे मैंने कई मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों को सामने रखा, उजागर किया और बिहार को लेकर एक नए विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और उस वक्त पापा वाज एक्टिव एंड ही वाज प्रीटी वेल। बट उसके बाद फिर कोरोना आया एंड फिर लॉकडाउन हुआ, तो हम लोग उस यात्रा को आगे नहीं लेके जा पाए। पर यह फैसला तब तक ले लिया गया था कि 20 के चुनाव में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं, जरूर हम लोगों ने एक पैचअप का प्रयास हम लोगों ने किया, जहां पर हम लोगों ने ये ऑफर रखा था कि भाई अगर आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुख्यमंत्री बनाएं, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहार, भाई मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। किसी भी राज्य के लिए नली गली बनाना या नल जल पहुंचाना विकास की योजना नहीं हो सकती। आपको बड़ा सोचना होगा। ये तो बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज हैं, कोई भी सरकार करेगी। बट आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, किसानों की, किसी प्रधान प्रदेश है उसकी बात करनी होगी, एजुकेशनल हब की बात करनी होगी, जो मुख्यमंत्री जी के विजन में कभी था ही नहीं। आप पहली बार आपने ये क्लियर की कि ये परसेप्शन गलत है कि चिराग पासवान दूर ले गए रामविलास पासवान जी को या पार्टी को बीजेपी से या एनडीए से अलग। नीतीश कुमार जी के साथ जाना आपके लिए वो रेड लाइन थी कि हम इनके साथ नहीं रहे। बिल्कुल, और वो पासवान साहब की सोच थी। और इसीलिए 2020 में मुख्यमंत्री जी के रहने की वजह से हम लोग गठबंधन से अलग हुए। और इन 3 सालों में भी जब तक मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन का हिस्सा थे, तब तक मैंने भाजपा से मेरी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। लेकिन हमने ये देखा कि खासकर चुनाव में जो आपकी टोन थी या चुनाव में जो आपके भाषण होते थे, वो तो उससे पहले कभी नहीं देखा था हमने नीतीश कुमार जी के लिए। उसने ये इंप्रेशन दिया कि कुछ ऐसा हुआ है वो जो पर्सनल है, जो आप ना डिस्क्लोज करें, लेकिन हाँ कोई चीज किसी ने ऐसी चोट की है जो आप भूल नहीं सकते हो, आप भूल नहीं पा रहे। भाई मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर जिस तरीके से मेरे नेता मेरे पिता को अपमानित करने का काम किया, जब वो अस्पताल में भी थे, मुख्यमंत्री जी का मुस्कुरा कर मीडिया के तमाम साथियों से ये कहना, अच्छा वो बीमार हैं, हमको तो मालूम ही नहीं। जिस तरीके से राज्यसभा का नामांकन, सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ही उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अमित शाह जी ने उसकी घोषणा की थी। बट राज्यसभा के नामांकन के वक्त लास्ट मिनट पर अपनी सहमति नहीं देना और लाख प्रयासों के बाद उनका वहां पर आना, इन तमाम चीजों ने कहीं ना कहीं आप मुझे जिस तरह में एक चीज अभी जहां पर आप लाए हैं चर्चा को, मुझे थोड़ा बहुत जो पता चला, आई मे बी रॉन्ग, यही जो बात आपने की राज्यसभा का नामांकन वाला, पासवान साहब का नॉमिनेशन,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लास्ट मोमेंट पर पासवान जी ना जा पाए राज्यसभा, इसके प्रयास किए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल प्रयास किए। वो मोमेंट था जिसके लिए शायद पासवान साहब को और आपको भी शायद एक बार उनके पास जाना भी पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से हम लोग को, क्योंकि दिल्ली में थे और दिल्ली से हम लोग फ्लाइट में से हम लोग को सीधा विधानसभा जाना था नामांकन के लिए, और संजोग से वो लास्ट डे था नामांकन का। पर वहां सीधा विधानसभा ना जाते हुए हम लोग को पहले मुख्यमंत्री जी के आवास जाना पड़ा। अच्छा। उनकी मिन्नतें करनी पड़ी, और मुख्यमंत्री जी का वो अहंकार कि भाई आप जाइए, आप किसी से भी आप लीजिए, मेरे विधायक आपका समर्थन नहीं करेंगे। पासवान जी को बोला उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों का अहंकार था, और आज मुझे खुशी है कि उनके विधायकों के इसी अहंकार को लोक जनशक्ति पार्टी हम ही नहीं तोड़ा है। आज आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे, तीसरे नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो उनको ये अहंकार था। बट आई वोंट से दैट वाज द ओनली रीजन। कलेक्टिवली लोकसभा में उनकी भूमिका, राज्यसभा में जिस तरीके से उनका रहा, और आदतन जिस तरीके से मेरे नेता को नीचा दिखाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी अपनी कार्यशैली के माध्यम से हमेशा करते रहे। सो कलेक्टिवली तब तक वो कहते हैं ना कि पानी सर से निकल जाता है, तो उसके बाद फिर उनके साथ रहना अब बिल्कुल संभव नहीं हो रहा था। और आप तैयार थे कि ये किसी भी हद तक मुझे जाना पड़े चुनाव में जब आप गए? एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा डिसीजन था वो। आपके सामने सारे बड़े ही हर तरफ बड़े नेता, बड़े लीडर से बड़ी पार्टियां थी, और आपने फैसला किया कि मैं इन्हीं के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारूंगा। एंड भाई रादर जो लोग बोलते हैं कि मुझे सत्ता का लालच या मंत्री बनने का शौक, मेरे लिए तो शायद सबसे आसान तभी रहता अगर मैं उस वक्त सिर्फ नतमस्तक हो जाता। और मेरे लिए बहुत इजी था ये बोलना, बिकॉज मेरे पिता का निधन ठीक उसी वक्त हुआ था। उस वक्त मेरे लिए बहुत आसान था अगर मैं ये कहता कि भाई मैं मानसिक तौर पर उस परिस्थिति में नहीं हूं कि मैं अब अकेले जाके चुनाव लड़ूं। मैं करता हूं, जितनी सीटें लोग मेरे को दे रहे थे मैं उतनी सीटों पे लड़ता। मेरे 2-3 मंत्री मेरे बिहार में होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता, तो चीजें बहुत ईजी हो जाती। बट बिकॉज माई फादर वॉज सो क्लियर कि उनके साथ अब आगे नहीं बढ़ना, तो उनके जाने के बाद उनके फैसले को नहीं मानना मैं कर ही नहीं सकता था। अब आपने जब फैसला किया कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारूंगा, आपने आधी सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं उतारा कैंडिडेट, नीतीश कुमार के खिलाफ उतारे। तब कभी मोमेंट कभी आया कि नीतीश जी ने भी टटोला हो आपका मन, या कभी फोन किया हो, पूछा हो क्या हुआ, क्यों कर रहे हो, मत करो? नहीं। मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत संबंध निभाने में विश्वास नहीं रखते। बहरहाल मैं जब उनसे मिला हूं, देखिए मेरा उनसे सिर्फ राजनीतिक विरोध है। मुझे उन्होंने कोई मेरी जमीन नहीं हड़प रखी है कि मुझे उनसे कोई ऐतराज हो। जब भी मिलते हैं मैं पहुंच चुके उनका आशीर्वाद लेता हूं। बट हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोधी हूं। मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बादी की कगार पर लाने के लिए कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, तो वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। रामविलास जी के जाने के बाद भी मतलब आपने कहा कि वो कोई व्यक्तिगत रिश्ते नहीं निभाने में यकीन रखते, तब उस लम्हे पर भी आपको नहीं कभी उनसे किसी एक बड़े का साथ जैसा होता है, या भाई ठीक है राज्य के तो बड़े ही हैं वो, राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, उस नाते ही सही कभी कुछ कंफर्ट करने की कोशिश? नहीं, कभी भी नहीं, कुछ नहीं जो मोदी जी कर रहे था। हाँ, इन्होंने किया, इन्होंने हर स्तर पर किया, ना सिर्फ मेरे साथ, मेरे परिवार, मेरी मदर, हर किसी के साथ इन्होंने वो निभाया है रिश्ता। फिर आप उसके बाद हमने इस पर थोड़ी पहले बात कर ली, फिर जो है आप चुनाव अच्छा नहीं गया आपका, बिहार का चुनाव आपका अच्छा नहीं गया, जो अपेक्षित था उस हिसाब से नहीं गया, बिल्कुल उस हिसाब से नहीं गया। हाँ, लेकिन आप जो नुकसान उनका कर सकते थे वो आपने कर दिया, वो भी नहीं भूले उस बात को आज तक। अब उसके बाद आपके सांसद चले गए, चाचा जी के साथ चले गए, पार्टी बोले गए, सीट बोले गए, हाजीपुर की जो रामविलास जी की सीट थी, उस मोमेंट पर आपने क्या सोचा? अब मैं आगे, तब तो लग रहा होगा कि आगे सब खत्म, या कोई भरोसा था, कहीं से कुछ दिख रही थी उम्मीद? भाई मुझे नहीं पता था, पर एक जिद, एक जुनून के साथ मैं निकला था कि जो चीजें खोई हैं उसको हासिल करना है। मुझे नहीं पता था, और आज लगभग 2 साल हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने 5 जुलाई पापा के जन्मदिन के दिन 5 जुलाई को 2021 में मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, क्योंकि 13 जून के आसपास पार्टी टूटी थी और ये सब सारी चीजें सामने आई थी। तो 5 जुलाई से मैंने ये आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी, बिना इस बात को सोचे समझे जाने परखे कि क्या रिसेप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, लोग मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, मेरी बातों को कोई समझेगा सुनेगा नहीं सुनेगा। पापा ने ये जरूर सिखाया था कि राजनीति में देखो उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, बट जब भी कभी भी कोई द्वंद हो मन में, या राह ना दिखे, या रास्ता समझ में ना आए, तो सिर्फ जनता के बीच जाना, जनता अपने आप तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तो बस उसी सोच के साथ मैं निकल गया था, विदाउट नोइंग कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बट जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद दिया उसके बाद, उसने वो हिम्मत मेरी बांधी।
मेरे हमको बिहार से फोन आते थे, मतलब साथी लोग बताते थे कि बहुत भीड़ आ रही है चिराग की सभाओं में, इलेक्शन से ज्यादा आ रही है। ऐसा भी मुझे एक आध लोगों ने बोला कि इलेक्शन से ज्यादा भीड़ तो अब हम देख रहे हैं। तो वो आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त आपको जनता से ये फीडबैक मिल रहा था कि नहीं, अब मैं जहां जा रहा हूं ठीक जा रहा हूं। राइट। अच्छा, लेकिन उस बीच हमने आप ये भी देखा कि कभी तेजस्वी जी के साथ या लालू यादव जी की पार्टी के और लीडर्स के साथ आपका जाना, उनके कार्यक्रमों में कभी जाना, वो केवल एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत था, या कभी आप उस तरफ भी काफी नजदीक बढ़ गए, उनके नजदीक जाने की ओर बढ़ गए? भाई वो ना सोशल ऑब्लिगेशन था ना पॉलिटिकल प्रेशर था। मैं इस बात को मैं क्लियर कर दूंगी, कई बार मेरे ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के बारे में बोलता हूं, इन लोगों के बारे में नहीं बोलता। मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। या आप इधर एनडीए को कहीं थोड़ा प्रेशराइज करना चाहते थे कि हाँ बिल्कुल, ये तो मैं उधर चला बिल्कुल यही कहा जाता है। बट मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं उस परिवार से, साथ में हम लोग पले बड़े खेले कूदे हैं। आदरणीय लालू जी और मेरे पिता समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के साथ दोनों ने काम किया, और दोनों परिवार के पारिवारिक संबंध रहे हैं। छठ पूजा पे आना जाना, ये तमाम चीजें रही हैं। और मैंने कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। तो वो रिश्ते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदल नहीं सकते। और मैं पहले भी जाता रहा हूं उनके यहाँ, मैं आज भी जाता हूं, कल को भी मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है। पर इसको राजनीतिक दृष्टि से इसका कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक हम लोग की लड़ाई अलग है। राजनीतिक विचारधाराओं में आज की तारीख में वो ऑपोजिशन के गठबंधन का हिस्सा हैं, मैं एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हूं, तो जरूर वो है। बट इसमें राजनीतिक रिश्ते तो नहीं बदलते ना। सो दैट इज जस्ट इन अ पर्सनल स्पेस, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ये भी एक ऐसी चीज है जो आपने नहीं की, और शायद आपकी जगह कोई होता तो उसको ये सबसे सहज और सरल रास्ता दिखाई देता। अच्छा, इधर मेरे रास्ते बंद होंगे, सामने तो खुला है, राइट। कौन मना करता आपको? राइट। या कभी ऑफर तो कभी हो सकता है वहां से खुल के ना सही तो वैसे ऑफर आओ कि भाई इधर ही आ जाओ, हमारे साथ ही आ जाओ। पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पे इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ तो किसी और गठबंधन में कभी गया नहीं। आई वेटेड फॉर द राइट टाइम, आई वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू दिस। वो ऑप्शन था आपके पास, लेकिन या नहीं? वेल आई डोंट नो कौन सा उस तरफ जाने का, आरजेडी के साथ जाने नहीं, का। क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस गठबंधन में आते जाते रहे हैं, तो वो ऑप्शन नहीं था। कभी सोचा भी नहीं आपने कि नहीं? नॉट रियली। तेजस्वी दोस्त हैं लालू जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अलायंसेस के बारे में सोच भी नहीं रहा था भाई। पहले तो पार्टी को ही उस स्तर पे लेके आऊं ना कि कोई मुझसे अलायंस। जब आपने अपनी पार्टी बना ली तब भी? हाँ, तो उस वक्त भी मैं पार्टी को मजबूत करने में, और जो मैंने बार बार कहा भी कि अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने में मेरा पूरा ध्यान केंद्रित था, मेरी प्राथमिकता वही थी। तो मैं अलायंसेस के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और मैं अभी भी शायद नहीं सोचता। आई वुड हैव टेकन इट नियर द इलेक्शंस ओनली। बट ये बीच में जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, भाजपा के तमाम नेताओं से बातचीतों का दौर शुरू हुआ, I'll give a lot credit to केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी। उनसे भी पारिवारिक हम लोग के संबंध रहे हैं। उन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से इन चीजों को अलाइन करने में उन्होंने भूमिका निभाई। अरे मैं आपसे पूछूंगा, लालू यादव में और नीतीश कुमार में क्या फर्क है? लालू यादव, नीतीश कुमार आपके पिताजी, सबकी राजनीति एक ही साथ शुरू हुई, वहीं से उठे वो, और उसने तो पूरी देश की राजनीति को दिशा दिखाई थी उस मूवमेंट ने। तो क्या अंतर है आज आप देखते हैं उन दोनों नेताओं में? दोनों आपके राजनीतिक तौर पर दोनों विरोधी हैं आपके। बिल्कुल, मैन ऑफ हिज वर्ड्स लालू जी के। मैं इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि वो जो कहते हैं करते हैं। मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता आज की तारीख में बहुत सवालों के घेरे में। भाई मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष की बैठकों में जाते हैं तो मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहते हैं कि भाई ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? दो बार आपने जनादेश का अपमान किया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? 2015 का मैंडेट आपको महागठबंधन के लिए मिला, सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। 2020 का जनादेश आपको एनडीए के लिए मिला, सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो आपकी विश्वसनीयता बहुत सवालों के घेरे में। भाई पिछले 18 सालों में ना जाने कितने उप मुख्यमंत्री बदल गए, पर मुख्यमंत्री वही बने रहे। ये कैसा लोकतंत्र है इनका? तो ऐसे में जो व्यक्ति अपने शब्दों पे नहीं टिके, कितनी बार मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा पर इनके साथ नहीं जाऊंगा, फिर आके लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में खड़े होकर कस्में खाते हैं कि भाई मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे, मैं इनके साथ ये किया वो किया, आप उन्हीं के साथ चले जाते हैं। तो विश्वसनीयता कहाँ है? आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही ना मुख्यमंत्री जी की। आपको अपनी जो आपकी पार्टी टूटी उसमें भी आप मुख्यमंत्री का रोल देखते हैं कोई, नीतीश कुमार जी का? डेफिनेटली उनका एक अहम रोल रहा। बट भाई मैंने ना मुख्यमंत्री जी को दोषी ठहराया ना किसी और को। उस वक्त धोखा तो मुझे अपनों से ही मिला, और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार और मेरी पार्टी को तोड़ सकती। पर यहां जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे, तो मैं किसी दूसरे तीसरे पे आरोप लगाकर क्या करूं? मेरे अपने मेरे साथ होते तो ऐसा कभी होता ही नहीं।
नहीं अब ये बात आपने अभी इतनी बार कही और आपने अभी जितने बयानों में आप कह भी रहे हैं, एज इफ ऐसी आगे कोई संभावना नहीं है कि ये साथ हो जाए परिवार द्वारा। आई डोंट नो। पहले तो मैं इन सब चीजों से बहुत आगे निकल गया हूँ। घर परिवार की मेरी लड़ाई नहीं है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मेरा संघर्ष है। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। तो पहली बात तो अब मेरी प्राथमिकताओं में ये नहीं रहा। ये 2 साल पहले की बात थी, बहुत पानी गंगा में से बह चुका है इस दौरान। बी, मैं जिस परिवार से आता हूँ, इस परिवार में घर के बड़े ही आमतौर पर ये सारे फैसले लेते हैं। पापा जब तक थे वो लेते थे, उनके बाद मैंने चाचा जी में ही उनकी छवि देखी थी और उनके जाने के बाद पूर्णतः उन्हीं की ही जिम्मेदारी थी परिवार को एक रखना, पार्टी को एक रखना, जैसे पापा करते थे। उस वक्त परिवार को तोड़ने का फैसला भी उन्हीं का ही था। आज परिवार एक होगा कि नहीं होगा, ये फैसला भी बड़े होने के नाते उन्हीं को लेना है। पर मुझे लगता है वो फैसला ले चुके हैं। हर मन से वो कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। सो आई थिंक ही हैज टेकन द डिसीजन। आपने भी कहीं उनको, लेकिन आप ठीक है, ये परिवार की बात मैं नहीं करता, लेकिन पॉलिटिकल फैसला जो हुआ, आपने तो लकीर खींच दी थी ना कि मैं अब नीतीश कुमार जहां है वहां मैं नहीं जाऊंगा। तब तक तो सरकार चल रही थी बिहार में, राइट, एनडीए की सरकार चल रही थी। राइट। तो ये डिसीजन तो पारस जी के लिए लेना भी आसान नहीं रहा होगा ना कि भाई सरकार चलती हुई सरकार है, कोलिशन मेरा चल रहा है, पार्टी का मेरा अध्यक्ष चाहता नहीं कि हम उसके साथ रहें, और आफ्टर ऑल बीजेपी ने भी उन्हीं को चुना आपके ऊपर। उस वक्त तो यही हुआ, राइट। तो उनके लिए आसान तो फैसला नहीं था वो। वेल, आई हैव नो आइडिया उनके लिए कितना आसान था, नहीं था। बट यकीनन कोई भी फैसला आसान तो नहीं होता अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। उन्होंने वो पॉलिटिकल डिसीजन लिया, उनको लगा कि ये पार्टी के लिए ठीक है, चलिए उनकी पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। यस, बट फैमिली उसी दिन से इफेक्ट हुई, वो रिश्ते, परिवार आपके और उनके रिश्ते भी उसी फैसले से इफेक्ट हो गए। या कई लोग कर लेते हैं कि भाई राजनीति अलग है, परिवार अलग है। हाँ, बट इफेक्ट तो हुई, क्योंकि उसके बाद कोई पारिवारिक संबंध तो किसी ने रखे नहीं वहां से। अच्छा, मेरी मदर ने कितने फोन कॉल्स किए वहां पे। माय मदर ट्राइड सो मेनी टाइम्स। उन्होंने कितने फोन किए उनको कि आप आइए, बैठिए, बैठ के बात करते हैं। टू एन एक्सटेंट वी वर विलिंग टू गिव कि आपको मंत्री बनना, आप लीजिए, आपको अध्यक्ष पद चाहिए आप ले लीजिए, पर कम से कम परिवार और परिवार को पार्टी प्रेसिडेंट भी आपने ऑफर कर दिया। मैं भाई अगले दिन, अगर आपको याद होगा तो जिस दिन ये पार्टी टूटी उसके ठीक अगले दिन, इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, 14 जून की वो डेट थी। आपके आर्काइव्स में से वो वीडियो भी निकलेंगे। मैं उनके घर पे गया था और लगभग 1-1.5 घंटा मैं उनके दरवाजे पे खड़ा रहा, गाड़ी में वेट करता रहा, किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला। मैं उस वक्त यही कहने भी गया था, और उस दिन मेरी चाचा जी से मुलाकात नहीं हुई, बट अगर वो मुझे घर पे मिलते, मैं उनको यही कहने गया था कि आपको जो चाहिए आप रखिए, बट परिवार को मत तोड़िए, पार्टी को मत तोड़िए, पार्टी एक रहने दीजिए। बट उस वक्त कुछ चर्चा ही नहीं हुई। मिले तो आपसे अभी बड़ी आत्मीयता के साथ वो उसी एनडीए की मीटिंग में जहां मोदी जी मिले, आपने भी पैर छुए। बिल्कुल, परिवार का संस्कार है, बचपन से सिखाया ही गया कि चाचा हैं, पहुंचो, आशीर्वाद लो। एंड इट केम वेरी, ऐसा नहीं है कि इट वाज अ कैलकुलेटेड मूव या मैं कुछ सोच के गया था। दिखे मुझे सामने, मैं गया, सहजता से पहुंचे, उन्होंने भी गले लगाया, ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज इट। वो बस वहीं तक का वो लम्हा था। आगे पीछे आज के ना आगे कुछ ना पीछे। कितने दिनों बाद आपका आमना सामना हो रहा था उनसे? वेल, पार्लियामेंट में भी कभी आगे पीछे तो मुलाकात होती रहती है। अच्छा, मगर वो वही है, हो गया, टकरा गए तो मिल गए। डन एंड डस्टेड भाई, दैट चैप्टर इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। आपके लिए ठीक है, डिसीजन आपका ही होगा, बट आप देख ही रहे ना, चर्चा तो ये है कि भाई अब 24 से पहले बीजेपी की ये चाहती है कि एनडीए के लिए अच्छा ही है कि आप दोनों एक हो जाए। कोई फोर्स किसी को नहीं कर सकता, या राजनीति के अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन आपके गठबंधन की दरकार ये है कि पारस जी और आप एक हो जाए। बट इसमें मेरा कोई सही नहीं है ना, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन। अगर वो कहते हैं, मान लीजिए वही कहें आपसे, भाई जैसा मैंने कहा, अब मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है, मैं बहुत आगे की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सो आई हैव लेगेसी एक है आपके फादर की लेगेसी है। आपके पिता के नाम पर, उनके किए काम पर वोट, एक वोट है जो अभी भी उनकी ही नाम पर आता है। बिल्कुल। अब वो आपको जाए या पारस जी को जाए, होगा तो डिवाइड। अगर आप दोनों अलग अलग नहीं होता भाई, लोग आज की तारीख में बहुत क्लियर हैं, एंड आई थिंक इन 2 सालों में दिख गया है कि लोग किसको उत्तराधिकारी मानते हैं। उन्होंने तो कहा कि रामविलास जी ने अपने होते जब नहीं दिया हाजीपुर चिराग को, इसका मतलब साफ है वो भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने मुझे दिया। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिबेट्स कि होते हुए क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो परिवार के बीच की फिर बहुत सारी बातें हैं कि पापा सही में किसको चाहते थे। एंड ही वांटेड माय मदर टू कंटेस्ट, मॉम के लिए पापा चाहते थे, एंड शी वाज ऑलवेज हर फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस कि वो लड़ें।
एंड उनके मना करने के बाद और उन्हीं के सजेशन पे इट वाज हैंडेड ओवर टू हिम। तो खैर, पर वो पुरानी बातें, अब उसको करने का कोई मतलब नहीं है। अंतोगतवाद जिस गठबंधन में हम लोग हैं, गठबंधन को ये फैसला करना है कि हाजीपुर से कौन लड़ के जीत सकता है। इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स टू विनेबिलिटी ऑल्सो, राइट? तो कौन वहां से लड़के जीत सकता है, और मुझे लगता है कि गठबंधन को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं इस फैसले में पहुंचने के लिए। आपने कहीं भी कहा कि फैसला हो चुका है? भाई चर्चाएं तो सारी हुई ही हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले। तो हाजीपुर भी डिसाइडेड ही है, मतलब फॉर यू? हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा कुछ और मंजूर भी नहीं है, ना कुछ होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कोलिशन की मैं बात करूं। सामने जो आपके सामने अब जो कोलिशन है, अब आप 19 में 40 में से 39, और बिहार उन स्टेट्स में गिना जा रहा है जहां माना गया कि गठबंधन की वजह से, विपक्ष के गठबंधन की वजह से एनडीए को प्रॉब्लम हो सकती है। बिहार, यूपी और महाराष्ट्र, खास तौर पर इन दो राज्यों में दिक्कत हो सकती है। बिहार को रिपीट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या दिखता है आपको फिलहाल? नॉट ओनली बिकॉज कि मैं अब इस गठबंधन का हिस्सा हूं, मैं इसलिए ये कह रहा हूं। मैं जब नहीं भी था तब भी मैं इस बात को लेकर बहुत क्लियर था। 2024 में का परिणाम बिहार से एनडीए के लिए 2019 से बेहतर आएगा। पिछली बार एक सीट हम लोगों ने लूज की थी, इस बार 40 की 40 हम जीतेंगे। वाई? आई एम आंसरिंग दैट। जिस तरीके, भाई अब ये 2015 वाला गठबंधन नहीं है महागठबंधन का। 2015 में नया गठबंधन बना था, आदरणीय लालू जी पर, नीतीश जी पर जनता ने बहुत भरोसा किया था, और वो बहुत इजीली वोट ट्रांसफर हुआ था एक दूसरे के लिए। बट इस बीच में जितनी बार मुख्यमंत्री जी ने गठबंधन बदले हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। यही कारण है कि इस बार बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी से इतनी आक्रोशित है, और ये 2020 में भी हम लोगों ने देखा। 2020 में अगर मुख्यमंत्री जी के आधे से ज्यादा प्रत्याशी हारे और वो तीसरे नंबर की पार्टी बनी, जनता का आक्रोश ही था। जनता ने किसी को भी चुना हो, बट मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं चुना। उस वक्त भी किसी की कृपा पे वो मुख्यमंत्री बने थे, आज भी किसी की कृपा पर ही वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जनता का आक्रोश है मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ। जनता नहीं आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी के साथ जाना चाहती, और ये तीनों उपचुनाव जो हाल फिलहाल में हुए, भाई गोपालगंज का हो, कुर्नी का हो, या फॉर दैट मैटर इवन मोकामा का हो, जिस तरीके से इन तीनों चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में महागठबंधन अब वो फैक्टर नहीं रहा जो 2015 में था। मैं मानता हूं 15 में वो एक मजबूत अलायंस था, बट आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी को लेकर इतना आक्रोश है कि नेगेटिव वोटिंग होती है। आप मोकामा के अगर आप रिजल्ट्स आप निकाल के देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द स्टैट्स, 2015 में उसी सीट पे जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री जी को पार्टी को 40,000 वोट आए थे। तो वो 40,000 वोट इस बार ऐड होने चाहिए थे ना, जब वो गठबंधन में गए। वो ऐड होने की बजाय 1,000 वोट उनके प्रत्याशी को और कम हुआ है। सो दैट शोज नेगेटिव वोटिंग होती है मुख्यमंत्री जी अब जिस गठबंधन में जा रहे हैं। एंड ये कारण है मेरी इस क्लैरिटी का कि 2024 में 2019 से बेहतर परिणाम होंगे बिहार में। वो आप कह रहे हैं कि वहां बिहार में उनको जहां वो जाते हैं वोट कम हो जाता है उस तरफ का, वो तो आप देश की सबसे बड़ी गद्दी की ओर देख रहे हैं, ये चर्चाएं। बताइए। अच्छा, आप भी मुझे बताइए भाई, मतलब बीइंग अ बिहारी, मतलब मेरा ये सवाल है कि जब मौजूदा प्रधानमंत्री 2013 में आए थे प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनके, वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या किया इन्होंने पिछले 18 साल में बिहार में कि बोलेंगे कि देश की जनता को कि देखो बिहार में ये हुआ, मैं ये करूंगा? क्या बताएंगे? जरूरी नहीं है ना, उनको तो चाहिए, उनको दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि मोदी जी को किसी तरह 272 से नीचे लाओ, इतना नीचे ले आओ कि भाई किसी और की गुंजाइश बन जाए, और उस गुंजाइश में वो फिट हो जाए। वो इंडिया, उन्होंने वो एक अलायंस बना लिया है, अब उसमें अगर वो उभर सके, उन्हीं लोगों के नेता उभर जाए, उन 26 लोगों के। ये आपने ठीक कहा कि मोदी जी को ले आओ, बिकॉज मेरे मुख्यमंत्री को इस बात की टीस जरूर है कि भाई वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं भी तो रहा हूं मुख्यमंत्री 3 बार का, मैं क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री बन सकता? ये टीस जरूर है। 2013 में भी अलग होने का कारण प्रधानमंत्री जी के गठबंधन उनकी पार्टी से यही मुख्यमंत्री जी का रहा। पर भाई जिनको बिहार की मेरे प्रदेश में है, वो देश का नेतृत्व करेंगे, और वो भी एक ऐसे अलायंस का नेतृत्व करेंगे जहां पे एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार बैठे दिखाई देते हैं। कौन इनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा? पिछली 3 बार से ये दरवाजे भाग रहे हैं, हर एक बैठक में दौड़े जा रहे हैं कि कोई इनको संयोजक तक तो बना नहीं रहा।
उसकी अर्जी लेके जा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का दावेदार तो दूर की बात है, मेरे को पहले संयोजक तो बना दो। पटना में इतना तामझाम किया ये सोचकर कि भाई वहां पे घोषणा की जाएगी, बेंगलुरु में की जाएगी, अभी तक इनको संयोजक के नाम पे कोई आम सहमति उस गठबंधन में नहीं हो रही। तो उस गठबंधन का नेतृत्व ये करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है ना। अब बिहार से वो बेंगलुरु से लौटे तो आपने भी कहा कि नाराज हो गए हैं ये, उन्होंने कहा कि किस बात की नाराजगी, अलायंस का नाम। तो भाई जब नाराजगी नहीं तो जिस मंच को आप सजा रहे हैं, एक मीडिया इंटरेक्शन कर देते, व्हाई टू गिव दीज फॉल्स र्यूमर्स, क्यों आप गुंजाइश छोड़ते हैं ऐसी चीजों से? जो नॉर्मल नहीं है वो र्यूमर्स तो क्रिएट करेगा ही ना। बेंगलुरु में मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया तो पटना लैंड करने के बाद कर लेते। आप तो वैसे भी कहीं से आते हैं, आप एक इंटरेक्शन तो कर ही लेते थे, तो क्यों नहीं किया? तो ये र्यूमर्स तो क्रिएट करता ही है। आप कितना स्ट्रांगली आप मानते हैं इस बात में सच्चाई है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी नहीं? भाई मुझे नहीं पता, वो उनके गठबंधन की भीतर की बात है कि कौन कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन किसको अपनी कुर्सी देगा। मुख्यमंत्री इतनी आसानी से किसी को अपनी कुर्सी दे दें, ऐसा होता नहीं है। एक बार देकर वो शायद पछताए हुए हैं। मांझी जी को दिया, बिल्कुल, मांझी जी को देकर वो तब से वो बड़े डरे सहमे रहते हैं किसी को अपनी कुर्सी देने में। तो मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी देने वाले हैं। अच्छा, अब देश में, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर कतार है मुख्यमंत्रियों की, मैं एक एक करके आपकी जानना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में? ही इज ट्राइंग हार्ड, वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग हार्ड, बट पता नहीं। ट्राइंग हार्ड टू गेट वेयर? ट्राइंग हार्ड टू बी देयर। अच्छा, रेलेवेंट रहने के लिए आप कहें? मे बी। आपको सिंसेरिटी दिखती है उनके एफर्ट्स में? मतलब देखिए, हाल फिलहाल में उनके परिश्रमों को नकारा नहीं जा सकता। मेहनत की उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा भाई डाउन साउथ से लेके अप नॉर्थ तक, कश्मीर तक वो चल के गए, मेहनत उन्होंने की है। वही मैंने बोला, ही इज ट्राइंग हार्ड टू बी देयर। ममता बनर्जी एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव। पॉलिटिक्स में इतना एग्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है, जहां साम दाम दंड भेद कुछ भी चलता है सत्ता के लिए। मैं इसको सही नहीं मानता, बट वो एग्रेशन है उनमें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल? लॉट ऑफ टॉक्स, बातें बहुत हैं, डिलीवरेंस कम है। दिल्ली में हम लोग भी रहते हैं, झीलों का शहर कैसे बना ये वो झीलें नहीं थी जिसकी कल्पना हमने की थी। जिस तरीके से वाटर लॉगिंग यहाँ पे हुई है, तो बातें बहुत की हैं, बट उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया। उद्धव ठाकरे? कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ, सेलिंग इन द सेम बोट, उनके भी परिवार पार्टी के साथ वैसा ही हुआ। तो अभी मैं उनकी भी परिस्थिति समझ सकता हूँ, क्या ही ज्यादा टिप नहीं करूँ, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। तो आपके मन में कोई सिंपैथी है उनके लिए? जो उनके सिंपैथी नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि जब पार्टी ऐसे टूटती है मुश्किल तो होता ही है। एक फाइनल क्वेश्चन आपका, मैं यहाँ आया, इतनी तस्वीरें देख रहा हूँ रामविलास जी की, तो मुझे याद आया कि मैं उनसे जो मुलाकातें हुई हैं, सारे जर्नलिस्ट याद करते हैं, तो 12 जनपद जी, वो घर बड़ा अच्छा है आपका, ये घर भी बहुत अच्छा है आपका जी, थैंक यू। लेकिन उसकी याद आती है 12 जनपद की? भाई बहुत छोटा मैं कर दूंगा अपने आप को अगर मैं ऐसा बोलूं कि किस घर की याद नहीं आती। और एक ऐसा घर 32 साल रहे जहां पे मेरा 34 साल भाई, 34 साल, एंड एट द एज ऑफ 41 नाउ, 34 साल मैटर करते हैं बहुत ज्यादा। मेरी सारी यादें ही उस घर की हैं। बट फिर वही बात है भाई, पहली बात तो मैं उस घर के लिए कभी एलिजिबल नहीं था। पापा के जाने के बाद एनी विच वे उस घर को खाली करना था। तो जिस चीज के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, जिसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं करता, तो उसके साथ अपनी यादों को बांध के रखना ठीक है। वो खूबसूरत यादें हैं, वो जहन के किसी कोने में और रहेंगी हमेशा। बट हाँ, घरों में इन सब चीजों में अपने आप को उलझा के मैं अपनी लड़ाई को छोटा नहीं करूंगा। ठीक है। चिराग पासवान जी, लड़ाई अभी आपके सामने बहुत लंबी है। एक संघर्ष के बाद आप ये कह सकते हैं आपके लिए कि अभी इस वक्त आप उस जगह पर हैं जहां पर आप स्टॉक टेकिंग कर सकते हैं। आप जैसे कोई फाइटर होता है तो वो अपनी थोड़ी एनर्जी को कंजर्व कर सकता है, लेकिन फिर कुछ चंद महीनों के बाद नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये वो खरगोश कछुए वाली लड़ाई है जहां मैंने सोचा कि अब मैं आराम कर सकता हूं, रादर अब और दुगनी मेहनत से मुझे काम करने की जरूरत है। अगर अभी मैंने सोच लिया कि अब मैं थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस ले सकता हूं, बहुत गलती कर जाऊंगा। यही वो समय है जब मुझे और ज्यादा ऑन टोस रहना, और ज्यादा मेहनत करनी है। और जब तक अपने अंतिम लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लेते, राजनीति में कभी अंतिम होता नहीं है वैसे लक्ष्य, बट जो भी मेरा इमीडिएट टारगेट है, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता तब तक कोई रिलैक्स नहीं करना। बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।